ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात दोस्तों। वेलकम टू नीडी क्लासेज। नीडी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग लूसेंट सीरीज में हिस्ट्री को कंप्लीट करने रहे हैं और हिस्ट्री में हम लोग अभी एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में अभी हम लोग बिंदुसार से स्टार्ट करेंगे। अभी चंद्रगुप्त तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, आज हम लोग बिंदुसार से स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अब आपको डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो 298 ईसा पूर्व में जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है और अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। प्रश्न पूछ देता है कि अमित्रघात के नाम से किसको जाना जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा। आपको लगेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध राजा था मौर्य वंश में, तो आपको लगेगा, लेकिन नहीं। अमित्रघात जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। अच्छा, बहुत लोग बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको यहां एक ट्रिक बताऊंगा मैं। बिंदु आता है तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, तो चंद्र बिंदु हम लोग पढ़े हैं हिंदी में, ऐसे बोलते हैं। तो चंद्र के बाद बिंदु आता है, बिंदुसार। इससे आप लोग याद रख लीजिएगा, चंद्र बिंदु, चंद्र के बाद बिंदु। और बिंबिसार तो हर्यक वंश का था, संस्थापक बिंबिसार था, और उसका पुत्र जो था वो अजातशत्रु था और उसका पुत्र उदयीन था। तो आप लोग चंद्र बिंदु से याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त का पुत्र है बिंदुसार, और ये किसका है, मौर्य वंश का है, और बिंबिसार किसका है, हर्यक वंश का है ये। तो आप लोग यहाँ एक चीज जो है इसको याद रख लीजिएगा, इस ट्रिक को। बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय का था। किस संप्रदाय का अनुयायी था, आजीवक का था। और आजीवक संप्रदाय की स्थापना जो है वो मखल्लीपुत्र गोसाल ने की थी। किसने की थी, मखल्लीपुत्र गोसाल ने की थी। प्रश्न पूछ देता है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो मखल्लीपुत्र गोसाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। तो देखिए, बिंदुसार को अमित्रघात कहा जा रहा है, वायु पुराण में भद्रसार या वारिसार कहा जा रहा है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन से राजदूत आते हैं, सेलुकस निकेटर। और सेलुकस निकेटर जो है वो राजदूत है। सेलुकस निकेटर का फिर राजदूत जो है मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है। लेकिन सीरियन नरेश, सीरिया के उस समय नरेश एंटियोकस रहते हैं, और एंटियोकस के अनुसार जो है बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत आता है। याद रखिए, डाइमेकस। तो आप लोग को ये सब प्रश्न जो है याद रखने चाहिए। जैसे ज़्यादातर लोग सेलुकस निकेटर और मेगास्थनीज के बारे में जानते होंगे, लेकिन डाइमेकस के बारे में याद ही नहीं रहेगा। प्रश्न पूछ देगा कि सीरियन नरेश कौन थे, अब एंटियोकस थे। और किसके अनुसार, स्ट्रैबो के अनुसार। और किसने भेजा, सीरियन नरेश ने भेजा। किसको भेजा, डाइमेकस को राजदूत बनाकर भेजा। तो इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो मेगास्थनीज पहुंचता है राजदूत बनकर, सेलुकस निकेटर का राजदूत बनकर किसके यहाँ पहुंचता है, चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ। और मेगास्थनीज जो है उसका उत्तराधिकारी हम लोग डाइमेकस मानते हैं क्यों, क्योंकि वो सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत बनकर पहुंचता है आपके बिंदुसार के दरबार में। तो आपको इधर मेगास्थनीज अगर आप लोग चंद्रगुप्त में याद रखते हैं, तो इधर हम आप लोग डाइमेकस याद रखिए, उनके पुत्र बिंदुसार में। ठीक है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। तो देखिए, वायु पुराण में भद्रसार, जैन ग्रंथों में सिंहसेन, अमित्रघात कहा गया है। तो अलग अलग नाम है, आप लोग याद रखिएगा किसमें कहाँ क्या कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, तक्षशिला क्या है, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में है तक्षशिला। पूछ देगा कि सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में कौन सा स्थित है, तो तक्षशिला है। तक्षशिला का पोजीशन आप लोग देखिएगा, तो अगर आप पोजीशन देखेंगे तो अफगानिस्तान के आसपास का जो क्षेत्र है वही तक्षशिला कहलाता है। में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। तो बिंदुसार के शासनकाल में 2 विद्रोह हुए। कहाँ हुए, तक्षशिला में हुए। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। और देखिए, अशोक को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस I जो है, या एंटियोकस फर्स्ट जो है, उनसे मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। तो किसके अनुसार, एथिनियस के अनुसार। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। अब अलग अलग देखिए, आप जब क्रिस्प नोट्स बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है, ठीक है, वायु पुराण में क्या कहा गया है, अमित्रघात किसने कहा, और बौद्ध विद्वान तारानाथ ने क्या कहा। तो ये सब आप लिखेंगे तो बहुत क्रिस्प नोट्स हो जाएगा आपका। इसमें से एक प्रश्न आएंगे और आप उसका आंसर सही लगा देंगे। अगर आप नोट्स नहीं बना पाए तो इसका टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम आपको एक क्रिस्प नोट्स बनाकर जरूर देंगे। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, और इसका प्रधान क्या था, खल्लाटक था।
तो मंत्री परिषद थी बिंदुसार की सभा में, और 500 सदस्य, देखिए कितने ज्यादा सदस्य हैं, 500 सदस्य, मतलब हमारे पार्लियामेंट में जितने सदस्य होंगे 500, लोकसभा में 500 सदस्य हैं, एक मंत्री परिषद है। और मतलब कैबिनेट मिनिस्टर आजकल बहुत कम है, कितने हैं, लेकिन उनके मंत्री परिषद में 500 सदस्य थे। और सदस्य का जो प्रधान था वो खल्लाटक था। अब अशोक आ जाता है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान, अशोका द ग्रेट कहा गया है इनको। और ये कब, 269 ईसा पूर्व में। 298 में कौन बैठते हैं, तो चंद आप देख लीजिए, आपको एक एक पॉइंट, बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में, और 345 चंद्रगुप्त मौर्य, 269 अशोक। ठीक है, तो बिंदुसार का जो 200 मगध की राजगद्दी पर बैठा, और अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अब ये किसके अनुसार था, तो दिव्यवदान के अनुसार। देखिए हर इतिहासकार के अनुसार, हर इतिहासकार की रचना है उसमें माता का नाम दिया हुआ है, किसी में किसी राजा के अन्य नामों का वर्णन है। तो आपको जो भी लूसेंट में या किसी भी बुक में जो भी आपको नाम मिलेगा वो किसी के अनुसार बताएगा। जैसे देखिए अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी है, और किसके अनुसार है, दिव्यवदान के अनुसार। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो है अवंती का राज्यपाल था। तो अभी वो राजकुमार था और अवंती का राज्यपाल उस समय था। लेकिन जब वो राजगद्दी पर बैठा, जब मतलब राजकुमार से जब वो राजा घोषित हुआ, तो उस समय वो अवंती का राज्यपाल था। मस्की, गुर्जरा, नेत्तुर एवं उड्डयगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। प्रश्न पूछता है कि अशोक का नाम अशोक कहाँ कहाँ मिलता है, तो देखिए मस्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उड्डयगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ स्कल्पचर जिसको हम लोग बोलते हैं, मूर्ति शिल्प को क्या बोलते हैं, रिलीफ स्कल्पचर, तो कहाँ मिला है, ये कर्नाटक के गुलबर्गा जिला से मिला है। और कहाँ से, तो कनगनहल्ली, कनगनहल्ली एक जगह है, कनगनहल्ली, तो वहाँ से मिला है। ठीक है, और वहाँ से प्राप्त एक उभारदार मूर्ति शिल्प मिला है जिसको रिलीफ स्कल्पचर बोलते हैं। शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है। प्रश्न पूछ देगा कि राजा अशोक कहाँ मिला है, तो उभारदार मूर्ति शिल्प में मिला है, शिलालेख में मिला है। कहाँ, तो गुलबर्गा के शिलालेख में मिला है। अब बहुत डिटेल पूछेगा तो गुलबर्गा के जिला के कनगनहल्ली क्षेत्र से। ठीक है, तो इसमें तो ये भी फैक्चुअल चीज है, आपको याद करने की आवश्यकता है इसको। भ्रावु अभिलेख में, अब देखिए अशोक से इंपॉर्टेंट क्या है कि अशोक के बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, तो आपको अशोक का जितने भी एक एक अभिलेख हैं आपको याद करना होगा। किसी अभिलेख में कुछ वर्णन है, किसी, अब जैसे बहुत जगह देवनाम प्रियदर्शी के नाम से अशोक को वर्णित किया गया है, बहुत जगह रान्यो अशोक। अब देखिए कर्नाटका के गुलबर्गा जिला जो है उसके कनगनहल्ली में रान्यो अशोक कहा गया है। भाद्रू जो आपका भ्रावु अशोक अभिलेख है, भ्रावु, तो भ्रावु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। मगध का राजा क्या है, अशोक ने स्वयं बताया है, क्योंकि अशोक ने क्या किया होगा, शिलालेख पे उस चीज को वर्णित कराया होगा, और वो चीज वहाँ क्या वर्णित कराया है कि मगध का राजा है वो। और भ्रावु अभिलेख में मिला है ऐसा। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पूछ देगा अशोकवर्धन कहा गया है, पुराणों में कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद, मतलब उसका अभिषेक जब होता है, अब अभिषेक कब होता है अशोक का, आपने अभी बस तुरंत ही देखा था कि अशोक का अभिषेक कब होता है। यहां हम लोगों ने देखा था कि अशोक का जो है 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा है। ठीक है, तो उसके कितने दिन बाद, 269 के कितने दिन बाद, देखिए उसके 8 वर्ष बाद, मतलब 261 ईसा पूर्व। समझ में आ गया आपको, 260 टाइमलाइन पे हम पे बनाए इसको, तो 269, 8 वर्ष बाद 261 आएगा। बीसी में ऐसा ही होता है, पहले 269 फिर 261 आएगा। तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। प्रश्न पूछता है कि बार बार कलिंग पर कब आक्रमण किया, तो देखिए इससे आप एक क्या बना पाएंगे, एक रिलेशन बना पाएंगे कि 269 में बैठा, 8 वर्ष बाद 261 में कलिंग पर बैठा। अगर एक भी याद रहा, जैसे 261 याद रहा कि कलिंग पर बैठा, तो आप फिर उससे खुद निकाल पाएंगे कि अच्छा 8 वर्ष, तो 269 में राजगद्दी पर बैठा होगा। तो अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। पूछ देगा कि कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली। देखिए बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। कलिंग पे कब बैठा, कलिंग की राजधानी क्या थी, किस चीज में यह वर्णित है कि उसने अपने राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद जो है कलिंग पर आक्रमण किया, तो देखिए ये 13वें शिलालेख में वर्णित है।
अब प्लिनी का कथन क्या है? तो प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलोडोल्फस, जिसको टॉलमी द्वितीय भी कहा जाता है, ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। देखिए, बिंदुसार के राज्य में एक राजा आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में एक राजा आता है, और फिर मिस्र का राजा, अब कहीं सीरिया का राजा भेजता है, कहीं ग्रीक का राजा या यमन राजा भेजता है, और यहाँ मिस्र का राजा भेज देता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि किस देश का राजा भेजता है, कौन सा राजा भेजता है। यहाँ फिलाडेल्फस भेज रहा है, उधर एंटियोकस था, यहाँ फिलाडेल्फस भेज रहा है। यहाँ किसको भेज रहा है? डियानियसस नाम का एक राजदूत भेजा था। ये सब आपको याद रखना होगा। मेगास्थनीज, डियानीसियस किसके राज में आया है? तो अशोक के राज में आया है। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। अब देखिए फिर से बौद्ध धर्म की, अब देखिए बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था, वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है, बाकी जितने भी आपको मिलेंगे सब जैन धर्मी मिलेंगे। अब यहाँ फिर से अशोक आपको बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाला मिलता है, और किससे? उपगुप्त से लेता है वो। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हण के राज तरंगिणी से पता चलता है कि वो शैव धर्म का उपासक भी था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो देखिए, ब्राह्मण धर्म को भी माना है, शैव धर्म को भी माना है, और निग्रोध के प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म को अपनाया है, और उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से ली है। तो अलग अलग फैक्ट है, किससे प्रवचन सुना, किससे दीक्षा ली, पहले किस धर्म को मानता था, किस धर्म का उपासक था, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो पूछ देगा किस अभिलेख में यह घोषणा की गई है। और तो देखिए, कहीं घोषणा की गई है कि बौद्ध धर्म का अनुयायी है, कहीं घोषणा की गई है आपको कि वो शैव धर्म को मानता है, कहीं ब्राह्मण धर्म को मानता है, कहीं अशोक ने खुद को मगध का राजा बताया है, कहीं अशोक ने खुद को देवनाम प्रियदर्शी बताया है, तो प्रियदर्शी बताया है। तो ये सब अलग अलग चीज़ें क्या क्या हैं, ये सब प्रश्न बन जाते हैं। और देखिए यहाँ अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार आप लोग इस चीज़ को देखिएगा और इसको कंठस्थ करना है। ऐसे मैं प्रयास करूंगा कि इसको याद ही करा दूं आपको। तो आइए इसको याद करने का प्रयास करते हैं। मैं याद ही कराऊंगा आपको, क्योंकि बिना याद कराए इससे प्रश्न रहेंगे, इंपॉर्टेंट है, और इसको याद करना ही जरूरी है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है बिना याद किए हुए। तो आइए अब याद करना शुरू करते हैं। तो याद हम लोग जब करेंगे इसको, तो देखेंगे कि शिलालेख कौन सा है। तो पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। अब जो अशोक है, कलिंग के युद्ध के बाद हिंसा से उसको नफरत हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मारकाट, कलिंग के युद्ध में बहुत नृशंस हत्या होती है। तो इसलिए अशोक जो है जब बौद्ध धर्म को अपनाने जाता है, तो उस समय बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसमें बहुत परिवर्तन आ जाता है उसके स्वभाव में, और इस कारण से वो बहुत सारे शिलालेख का निर्माण कराता है, और उसमें अपने बहुत सारे विषयों को अपनी प्रजा के लिए वर्णित करता है। तो उसमें बहुत सारे शिलालेख मिल गए हैं उसके। तो पहला जो शिलालेख है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा जो शिलालेख है, उसका मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तीसरा जो शिलालेख है, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा जो शिलालेख है, इसमें भेड़ी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि भेड़ी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा किस शिलालेख में की गई है। तो चौथे में। पांचवें शिलालेख में इसमें धर्म महामात्रा की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। अब अपने धर्म को, अपना धर्म जो था या अपने कुछ विचार थे, उसको अशोक जो है वो धम्म कहता था, और उस धम्म को फैलाने के लिए उसने बहुत सारे मंत्रियों की नियुक्ति की थी, और उन मंत्रियों को धम्म महामात्रा कहा जाता था। तो अपने महामात्राओं की नियुक्ति की जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? तो 5वें शिलालेख से मिलती है। छठा जो शिलालेख है, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा मिलती है कि स्वयं का नियंत्रण कैसे किया जाए। 7वें व 8वें अभिलेख में इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है। 9वां जो अभिलेख है, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां अभिलेख है, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। अपने अधिकारियों को उसने बताया है कि आप सबको प्रजा के हित में सोचना चाहिए, राजा को भी प्रजा के हित में सोचना चाहिए। 11वां जो अभिलेख है, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। अब उसने जो धम्म बनाया उसके विचार क्या हैं, उसका पूरा व्याख्या किया है इसने 11वें अभिलेख में। 12वां जो अभिलेख है, इसमें स्त्री महामात्राओं की नियुक्ति। अब देखिए, केवल उसके धम्म महामात्रा जो थे वो केवल पुरुष नहीं, स्त्री भी थे, तो उनकी नियुक्ति के बारे में किसमें बताएगा? 12वां अभिलेख में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि स्त्री आ गई इसमें, स्त्री महामात्राओं
की नियुक्ति आ गई तो इंपॉर्टेंट हो गया। एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात भी कही गई है। मेंस में भी अगर आप उत्तर लिखेंगे तो आप बताएंगे कि देखिए क्या, जैसे वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी, आज के युग में से बहुत अच्छी थी, सभा और समिति में उनका स्थान था उस समय। तो आप ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे वैदिक युग का आप एग्जाम्पल देते हैं, ये भी दे सकते हैं कि अशोक के 12वें अभिलेख में स्त्री महामात्राओं की नियुक्ति भी बताई गई है, तो उस समय से ही स्त्री शक्ति को भी प्रधानता दी गई है। 13वां जो अभिलेख है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन, अब पूछता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं, ग्रीक के राजाओं का नाम का उल्लेख है जहां उसने हम प्रचारक भेजे। अब अपने ग्रीक के, क्योंकि ग्रीक से काफी मैत्रीपूर्ण संबंध हो गए थे और वो चंद्रगुप्त के समय से ही थे, तो इसलिए अपने धर्म के प्रचारक को अशोक ने चारों दिशाओं में भेजे और इसीलिए उसने यवन राजाओं के पास भी अपने धर्म प्रचारक भेजे। 14वां और अंतिम अभिलेख जो है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अब अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अब अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में जो है वहां जैसे क्या करता है, 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध है, वैसे ही राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में, अब 269 के बाद आप लोग 261 देख ही लिए होंगे, तो वैसे ही ये 8 साल हुआ तो आप 259 मतलब 10वें वर्ष में बोधगया की, ऐसे ही आप लोग घटाते हुए बीसी का जो चार्ट है उसको बना के देख सकते हैं। चार्ट पे आप कोई चीज़ को प्लॉट करेंगे तो आपको अच्छे से याद रहता है। 2 साल और घटा देंगे 257 में निगाली सागर की, फिर 8 साल और घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 20वां साल है ना, तो 8 साल और कर देंगे आप, 12 8 तो 249 में क्या हो जाएगा, देखिए 249 से 269 में 20 साल हो भी जाते हैं। तो लुम्बिनी की यात्रा की, मैंने 12वें साल में निगाली सागर की, 10वें वर्ष में बोधगया की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की, और ये उपासक के रूप में यात्रा की राज्याभिषेक के अलग अलग वर्षों में, 10 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद और 20 वर्ष बाद। ठीक है, एक एक फैक्ट को ऐसे ही याद करते जाना है, टाइम पे प्लॉट करके, रिलेशन बना के, ताकि वो सब बैठ जाए। हम लोग को लूसेंट को याद नहीं करना है, क्या करना है, दिमाग में डालना है। अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में, बराबर की पहाड़ियां जो हैं उनमें 4 गुफाओं का निर्माण किसने कराया, तो अशोक ने कराया। किनके रहने के लिए, आजीवकों के रहने के लिए, जिनका नाम क्या क्या था, कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। 4 बराबर की पहाड़ियां का अलग अलग नाम दिया हुआ है यहाँ देखिए, एक का नाम है कर्ज है, एक का नाम है चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र, अब देखिए अशोक का पुत्र जो था, नहीं तो पुत्र न होके पौत्र, पौत्र का नाम क्या है, दशरथ है। तो अशोक के पौत्र ने, दशरथ ने, अब अशोक का पुत्र जो था उनका नाम महेंद्र था और उनका जो पौत्र है वो दशरथ है। अशोक की पुत्री का नाम संघमित्रा था। तो उनके जो पौत्र हैं दशरथ ने ये आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। ये सब एक एक प्रश्न बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है। अब स्तंभ लेख में वहां हम लोग 14 शिलालेख देखे थे, वैसे जैसे शिलालेख अशोक के इंपॉर्टेंट है वैसे स्तंभ लेख भी इंपॉर्टेंट है। तो 7वें स्तंभ लेख में क्या किया है, उसने आजीविकों का उल्लेख किया है तथा महामात्राओं को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र, मैंने बताया भी है कि अशोक का पुत्र का नाम महेंद्र था, एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। उनके पुत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने, बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। कितने स्तूपों का, 84,000, सोच लीजिए आप। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। किसने किया, अशोक ने किया। तो शिलालेख का जो प्रचलन है, जो कि 14 शिलालेख हम लोग देख चुके हैं, उसका प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। प्रश्न पूछता है कि ब्राह्मी किस किस लिपि में अशोक ने अपने शिलालेख लिखे, तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक। अब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लिपियों का प्रयोग हुआ है, इससे भी प्रश्न पूछ देता है, देखेंगे हम लोग। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान में, खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ी में एवं मनसेरा पाकिस्तान से, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले गए हैं। पूछ देगा शाहबाजगढ़ी में कौन से लेख अभिलेख, तो खरोष्टी के। मनसेरा में कौन से अभिलेख, किस लिपि के, तो खरोष्टी के। अफगानिस्तान से किस लिपि के, तो ग्रीक एवं अरमाइक लिपि के। और शेष भारत से किस लिपि के, तो ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे। खरोष्टी लिपि जो है वो दाईं से बाईं ओर
लिखी जाती है। कैसे? दाईं से बाईं ओर। ठीक है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ऐसे हम लोग देवनागरी या कोई भी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखते हैं, लेकिन खरोष्टी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अंग्रेजी में हम लोग बाईं से दाईं ओर लिखते हैं, लेकिन खरोष्टी दाईं से बाईं ओर। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। मैंने बताया है कि जैसे 14 शिलालेख है वैसे स्तंभ लेख भी हैं, तो उनके जितने अभिलेख हैं अशोक के वो 3 भागों में बांटे गए हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख में। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी फैंथलर ने की थी। किसने की थी? पादरेटी फैंथलर ने की थी उनके शिलालेख की खोज। ठीक है, और इनकी संख्या 14 है। 14वें शिलालेख के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है प्रश्न कि सबसे पहले अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। याद कर लीजिए आप, डबल है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। देखिए, हमने किस लिपि में पढ़ा था शिलालेख को? 4 लिपियां थी, लेकिन स्तंभ लेख केवल ब्राह्मी में लिखी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह 6 अलग अलग स्थानों, अब देखिए 7 अभिलेख है लेकिन 6 अलग अलग स्थानों से मिला है, तो किसी एक स्थान पे 2 अभिलेख होगा और केवल ब्राह्मी में लिखी हुई है। अब देखिए एक टेबल दिया हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मौर्य जो साम्राज्य था उस समय उत्तरापथ, दक्षिणापथ, ये सब मौर्य साम्राज्य में व्यापार जो है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का आधिपत्य जो है आसपास के क्षेत्रों तक फैला हुआ था, यहां तक कि जो आज का आपका दक्षिण पूर्वी एशिया है और उधर में यमन राज्य है जो अफगानिस्तान के आसपास के प्रदेश हैं, पूरे क्षेत्र में व्यापार फैला हुआ था। तो इसलिए जो व्यापार के मार्ग थे उनको पथ के नाम से जाना जाता था। वैसे ही पथ थे उत्तरापथ, दक्षिणापथ। तो उत्तरापथ जो था उसकी राजधानी तक्षशिला थी, और जो दक्षिणापथ था उसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। अवंती राष्ट्र था, उसकी राजधानी उज्जैनी थी। ये सब मौर्य प्रांत है। कलिंग जो था उसकी राजधानी तोसली थी, और प्रासी जिसको पूर्वी प्रांत कहते हैं उसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। तो ये सब मौर्य प्रांत है। उत्तरापथ राजधानी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र राजधानी उज्जैनी, कलिंग राजधानी तोसली, दक्षिणापथ राजधानी सुवर्णगिरी, और प्रासी जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब अशोक के स्तंभ लेख हम लोग देख ही चुके हैं, 7 है। और आप बताइए शिलालेख कितने हैं? तो 14 हैं। शिलालेख जो है वो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक में लिखे हुए हैं, लेकिन स्तंभ लेख केवल ब्राह्मी में लिखे हुए हैं। 14 शिलालेख हैं, लेकिन आपके स्तंभ लेख कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, और ये केवल 6 स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो 14वां शिलालेख हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग स्तंभ लेख देखेंगे 7। सबसे पहला जो स्तंभ लेख है प्रयाग स्तंभ लेख है। यह पहले कहां था? कौशाम्बी में स्थित था, और इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करा दिया। बहुत ऐसे स्तंभ लेख हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह पे स्थापित कर दिया गया, उठा के अलग अलग राजाओं के द्वारा। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन है। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली, पहले यह टोपरा में था इसलिए दिल्ली टोपरा लिख रहा है, लेकिन इसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लेके आ गए तो इसलिए दिल्ली टोपरा लिख रहा है। तीसरा है दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। तो 2 स्तंभ लेख ऐसे हैं जिसको फिरोज शाह तुगलक जो है एक टोपरा से और एक मेरठ से उठाकर दिल्ली लेकर आ गया। चौथा जो स्तंभ लेख है वो रामपुरवा का है। यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही एक ऐसा स्तंभ लेख है जो बिहार में है। उसके बाद आपको 1-2 और स्तंभ मिलेंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग रामपुरवा है वही स्तंभ लेख वो आपके बिहार में है। तो आपसे पूछ देगा कि पहला स्तंभ लेख कौन सा है जो बिहार में है, तो ये रामपुरवा में है, और ये इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की। फिर आपका 2 और इंपॉर्टेंट है, मतलब टोटल 3 मिल जाएंगे आपको। लौरिया अरेराज जो कि चंपारण बिहार में है, ये भी रामपुरवा जैसे, और फिर लौरिया नंदनगढ़ ये भी चंपारण बिहार में है, और इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। तो प्रश्न पूछ देगा कि किस अभिलेख में मोर का चित्र बना हुआ है, तो लौरिया नंदनगढ़ में मोर का चित्र बना हुआ है। लौरिया नंदनगढ़ कहाँ है? चंपारण में। लौरिया अरेराज कहाँ है? चंपारण में। और रामपुरवा अभिलेख कहाँ है? ये भी चंपारण बिहार में है। तो चंपारण बिहार से 3 अशोक के स्तंभ मिलते हैं, अशोक के स्तंभ लेख मिलते हैं। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। पूछता है सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। और अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रूमी देई का स्तंभ लेख है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान, अब धम्म यात्रा लुम्बिनी में कब किया था? 20 वर्ष बाद, अपने 269 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। 20 वर्षों बाद 249 में, याद कीजिए 269, 268 मैंने बताया था, 261 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध, फिर 10, 12, 20 वर्षों बाद इन्होंने उपवास के करके और उसके बाद यात्राएं की थी। तो लुम्बिनी में कब यात्रा की? 249 में। धम्म यात्रा के दौरान 20 वर्षों के बाद, अपने राज्याभिषेक के 20 वर्षों के बाद
तो इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी और उसमें धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 कर दिया गया था। भू राजस्व की दर जो होती थी आप देखेंगे बहुत जगह 1/3, 1/4, बाद में देखेंगे दिल्ली सल्तनत में आधा हाफ भी हो गया है। तो इन्होंने इतना कम कर दिया था, 1/8 कर दिया था। क्यों? क्योंकि लुम्बिनी जो है वो लुम्बिनी का धार्मिक जो है जगह था और उसी धार्मिक कर मतलब लुम्बिनी का जो स्थान का जो महत्व था, धार्मिक स्थान के महत्व को उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर जो था और बलि कर जिसको कहते हैं उसको माफ कर दिया। तो राजस्व कर को घटा के 1/8 कर दिया और जो धार्मिक कर जिसको बलि भी कहा जाता था उसको माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि लुम्बिनी का एक धार्मिक महत्व था। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि लुम्बिनी का क्या धार्मिक महत्व, किसका जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बौद्ध धर्म के कोई हैं? आप लोग सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए। बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित था अशोक, और बौद्ध धर्म और लुम्बिनी में क्या रिलेशन है बहुत आप लोग आराम से बता सकते हैं, बताइए। महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सोहगौड़ा का, अब बांग्लादेश जो आज का है वहाँ एक महास्थान हुआ करता था, वहाँ से सोहगौड़ा का ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। तो उसमें मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। पूछ देगा सोहगौड़ा का अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? बांग्लादेश से। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अब पहला जो शिलालेख जो है वो पृथक शिलालेख, उसमें यह घोषणा की हुई है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार एकुना जो कि कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं से में प्राप्त हुआ है। अब एक एक जो है सब फैक्चुअल पॉइंट्स है, आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक एक फैक्चुअल पॉइंट्स है, आप लोग ध्यान देते जाइएगा। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण अब कहा जाता था। जैसे आज भी देखिएगा, आज भी जो है आपका जब जीएस पेपर होता है तो उसमें एक पेपर है एथिक्स का पेपर जो 4 है, नैतिक शिक्षा। तो वैसा ही उस समय उपधा परीक्षण किया जाता था, कैरेक्टर को है जांचा परखा जाता था किसी भी मुख्यमंत्री या पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व, और इसको उपधा परीक्षण कहा जाता था। उपधा। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। कैबिनेट जो होता था उनका वो 12, 16 या 20 मंत्रियों का होता था, जिसको मंत्री परिषद कहा जाता था। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। अब पूछ देगा तीर्थ क्या है, आपको लगेगा कि तीर्थ कोई तीर्थ यात्रा है, नहीं। शीर्षस्थ अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था और जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इनकी संख्या कितनी थी? 18 थी। अर्थशास्त्र में चढ़ को जासूस को चढ़ कहा गया है। तो देखिए अलग अलग नाम है, जासूस के लिए चढ़ है, महामात्र के लिए तीर्थ है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। तो इतना हम लोगों ने देख लिया अशोक के बारे में। अब प्रांतों का विभाजन जो है विषय में किया जाता था और जो विषयपति के अधीन होते थे, ठीक है। अब प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा जो होता था वो गोप था। अब गोप कौन है? तो देखिए प्रांत है वो विषय में बटा हुआ है, विषयपति के अधीन है। विषय फिर है अलग अलग छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ है, जिन इकाइयों को ग्राम कहते हैं, और उनका मुखिया ग्रामिक है। अब 10 ग्रामों का एक जो समूह है वह जो है उसको संभालने के लिए एक कौन सा होता था? गोप होता था, ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। अब किसी भी नगर का प्रशासन के लिए एक मंडल होता था। अब वो मंडल क्या है? तो एक मंडल है, उस मंडल में क्या है? तो 30 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 30। अब 30 सदस्य हैं उस मंडल में, तो अब क्या कीजिए, ये 30 सदस्य के लिए 6 समिति होती थी। कितनी समिति? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, और हर समिति में 5-5 सदस्य होते हैं। तो टोटल मिला के 30 सदस्य हो गए। तो क्या हुआ कि एक मंडल है, उस मंडल में क्या है? 6 समितियां हैं, और 6 समिति में हर समिति में 5-5 सदस्य है। तो टोटल 30 सदस्य जो हैं मिलकर एक मंडल का निर्माण करते थे और वो नगर का प्रशासन करते थे। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग। अब सेल टैक्स भी था उस समय। सोचिए बिक्री कर, कोई भी वस्तु बेची जाती थी तो उसका मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था, और अगर कोई बचा लिया इसको, कोई दुकानदार इसको बचा रहा है तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। सोचिए मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी था। अब देखिए जो रोड
निर्माण कराने के लिए रोड कंस्ट्रक्शन जो मिनिस्टर उस समय का था उसका नाम एग्रोनोमोई था। और ये बताता कौन है? मेगास्थनीज बताते हैं। अब जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। उस समय ये सेना बहुत बड़ी सेना कहलाती थी। जस्टिन नामक, अब जस्टिन कौन है? जस्टिन बाइबर नहीं, जस्टिन नामक यूनानी लेखक, ये एक यूनानी लेखक है। उनके अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया था। अब सोचिए चंद्रगुप्त की कितनी फौज है? 6 लाख की। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया था। सेल्यूकस कौन था? एक यवन राजा था और उसको हरा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। जस्टिस ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। अब यूनानी लेखक है वो तो कहेगा ही लुटेरों की सेना, क्यों? क्योंकि उसने सेल्यूकस को हरा दिया था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी को नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। तो देखिए, सेना का जो अधिकारी है वो सेनापति है, लेकिन जो युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व कर रहा है वो नायक है। अब प्लिनी नामक यूनानी लेखक, बहुत सारे आपको यूनानी लेखक मिलेंगे, प्लिनी मिल जाएगा, स्ट्रैबो मिलेगा, जस्टिन मिलेगा, अलग अलग बहुत सारे आपको लेखक मिलेंगे। तो प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। अब कितनी बड़ी सेना होगी सोचिए आप। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। अब जैसे नगर, मेगास्थनीज ने क्या बताया है कि एक मंडल है नगर के प्रशासन के लिए, वैसा ही मेगास्थनीज ने यह भी बताया है कि मौर्य सेना के रख रखाव के लिए भी 5 सदस्यीय 6 समितियां थी। मतलब टोटल 30 लोग थे। 30 लोग 5 समिति में बटे हुए थे, 1 2 3 4 5, और हर समिति में कितने लोग थे? 5-5 लोग। तो 30 लोग हो गए, क्योंकि टोटल 6 समितियां थी, 1 2 3 4 5 6, तो 5-5 लोग हर में हैं, तो टोटल कितना हो गया? 30 लोग हो गए। तो जैसे नगर प्रशासन में 30 लोग, यहां भी 30 लोग हैं। ओके। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। देखिए, एक एक पॉइंट आपको याद रखना होगा। एक एक पॉइंट याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक व्यक्ति के लिए एक अलग अलग नाम है और वो नाम सीधा एग्जाम में पूछ देगा, इसलिए आपको याद करना होगा। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। तो गुप्तचर विभाग को किसके अंदर है? महामात्य सर्प के अंदर। और जो गुप्तचर है उसको गूढ़ पुरुष कहा गया है। तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार। तो गुप्तचर भी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। पहला संस्था, वो एक ही जगह है। दूसरा संचार, वो घूम घूम के गुप्तचर का कार्य करता है। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के लिए न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। एक ऐसी न्यायालय थी जो जनपदीय न्यायालय थी और उसका न्यायाधीश राजुक कहलाता था। ये सब प्रश्न है, याद रखिएगा। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। ऐसी भी भूमि थी जहां बिना बारिश के, जब बारिश नहीं होती थी, जहां फिर भी वहां अच्छी खेती हो जाती थी, ऐसी भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। अब अनाज को मापने के लिए द्रोण का प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है कि मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो 7 वर्गों में विभाजित था। और कौन कौन सा है? दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। तो देखिए, कश्मीर के राजा से सहायता लिया था नंद वंश के विनाश के लिए। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार बहुत दिनों तक मौर्य वंश रहा, 137 वर्ष। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए? 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। तो और इसकी हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। तो देखिए, मौर्य वंश की जो शुरुआत होती है उसमें एक शासक को माना जाता है कि वो बृहद्रथ जो है वही शुरुआत करता है और उसका पुत्र जरासंध था। तो ऐसे ही मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह भी बृहद्रथ ही था। और इसकी हत्या जो है, इसके सेनापति, देखिए नाम मैच कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एक ही व्यक्ति थे, अलग अलग। ये मौर्य वंश का है और वहाँ मगध के साम्राज्य की बात हो रही है। तो मगध के साम्राज्य में हम लोग देखेंगे कि स्टार्टिंग में ही जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ जरासंध आता है, बृहद्रथ आता है, फिर हर्यक वंश आता है। तो यहाँ मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था और इनकी हत्या इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर
शुंग वंश की नींव डाली। तो देखिए अब शुंग वंश की स्थापना हो गई जैसे ही पुष्यमित्र शुंग ने मगध के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की और 185 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना कर दी। अब एक नोट दिया हुआ है, अशोकाराम विहार जो है वो पाटलिपुत्र में था। पूछ देता है कहाँ है, तो पाटलिपुत्र में था। ठीक है, अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में था। अब 2 टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को हम लोग याद कर लें। प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य जो है 6 समितियों की बात की है मेगास्थनीज ने नगर के लिए, तो उसके कार्य देखेंगे। पहली जो समिति थी प्रथम उद्योग एवं शिल्प कार्य के निरीक्षण के लिए था, मतलब इंडस्ट्री को देखने के लिए एक समिति या आर्ट एंड कल्चर को देखने के लिए। दूसरी जो समिति थी विदेशियों की देखभाल के लिए। तृतीय समिति जन्म मरण का विवरण रखने के लिए, डेथ और बर्थ का पूरा डेटा रहता था उनके पास। चौथी जो समिति थी व्यापार और वाणिज्य की देखभाल के लिए, मतलब पूरा ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। पांचवी जो थी निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण के लिए, जो बनी हुई वस्तुएं हैं उनके विक्रय मतलब उनके सेलिंग को देखती थी, विक्रय को देखती थी। और षष्ठी जो थी वो बिक्री कर सेल टैक्स वसूल करती थी। कितना था सेल टैक्स? 10% था। तो एक और है सैन्य समिति, ये भी 6 थे और उनके कार्य, तो इनकी समिति देख लेते हैं। प्रथम जो है वो जल सेना की व्यवस्था, मतलब सोचिए जल सेना थी, आपका नेवी था उस समय। द्वितीय जो है यातायात एवं रसद की व्यवस्था। अब सेना जो है तो वो लोग उनका ट्रांसपोर्टेशन तो करना होगा ना एक जगह से दूसरे जगह, उनके लिए फिर राशन की सप्लाई भी चाहिए, क्या भोजन पानी की व्यवस्था चाहिए, तो उसके लिए भी एक समिति थी। तृतीय पैदल सैनिकों की देखरेख के लिए। चतुर्थ अश्वरोही की सेना की देखरेख। पंचम जो है गज सेना, जो इसमें हाथी होते थे। और षष्ठी जो थी रथ सेना की देखरेख के लिए। तो इस प्रकार से हमारा जो है यहाँ मौर्य वंश जो है वो समाप्त हो जाता है। अब अगला जो वंश आएगा वो शुंग वंश आएगा। चूंकि पुष्यमित्र शुंग जो था वो ब्राह्मण था, तो यहाँ से हम लोग ब्राह्मण साम्राज्य भी कह सकते हैं या पुष्यमित्र शुंग का शुंग वंश भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद कण्य राजवंश आएगा। तो ये अगला जो है पार्ट एंशिएंट हिस्ट्री का, उसमें हम लोग ब्राह्मण साम्राज्य से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री के एक एक वीडियोज हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि एक एक फैक्ट को एक मतलब रिलेट करके और टाइमलाइन से बताया जा रहा है। हर चीज़ों को रिपीट इस तरीके से किया जा रहा है और रिलेट करके, ताकि आप लोग के दिमाग में घुस जाए, क्योंकि हिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है। फैक्ट इतने ज़्यादा हैं कि डिफिकल्ट हो जाता है, ऐसे कुछ डिफिकल्ट है नहीं। इसमें फैक्ट इतना हो जाता है कि आपके दिमाग से स्लिप कर जाएगा। जब एग्जाम में आप प्रश्न देखेंगे तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए, लेकिन अगर इस तरीके से अगर दिमाग में बैठा लेंगे तो मिस्टेक का जो भी संभावना है, गलती होने की संभावना खत्म हो जाएगी। सबसे पहले आप लोग इसके लिए क्या करें, नीडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। लगातार 90 दिनों का कोर्स है, चलता रहेगा जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं कराएंगे, रुकेंगे नहीं हम। एक एक वीडियो आते रहेंगे लगातार, आप वीडियो को मिस ना करें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर वीडियो को देखें, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें। कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन में आप लोग कुछ बता नहीं रहे हैं, अगर आप अपने सुझाव हमें बताएंगे तो उससे हमारा प्रोत्साहन होगा। अगर कहीं भी सुधार की आवश्यकता होगी तो हम सुधार करेंगे और इससे फ़ायदा आप ही को होगा, क्योंकि सुधरा हुआ अच्छा वीडियो या अच्छी चीज़ आपके सामने फिर से आएगी। तो ठीक है, अगले वीडियो में ब्राह्मण साम्राज्य से फिर स्टार्ट करेंगे हम लूसेंट के एंशिएंट सीरीज को। तब तक के लिए धन्यवाद।